दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज इस ज़ोरदार से सेशन में। दोस्तों अपन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और लेवल अपन ने नेट का ले रखा है। आज अपन अपनी जो बीएससी की जो क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है उसमें अपन ने पोटेंशियल बैरियर पढ़ लिया था पिछले वाली क्लास में। उसके दोनों केस पढ़ लिए थे अपन ने, जब पार्टिकल की एनर्जी लेस देन पोटेंशियल एनर्जी हो या पोटेंशियल की विड्थ हो, पोटेंशियल की हाइट हो और E इज़ ग्रेटर देन V0। अपन ने दोनों केस डिस्कस किए थे। वहाँ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को अपन ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है दोस्तों स्क्वायर वेल पोटेंशियल। स्क्वायर वेल पोटेंशियल, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, स्क्वायर वेल पोटेंशियल है। और इसमें भी अपन को क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अपन को ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ही इसमें कैलकुलेट अपन को करना है। अपनी जो प्रॉब्लम है वो किस हिसाब से है दोस्तों, देखें ये पोटेंशियल V और ये अपन क्या मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस हो गई, ये x और ये क्या है दोस्तों Vx। x और Vx में ये ग्राफ है और अपना जो पोटेंशियल है वो किस हिसाब से है? स्क्वायर वेल पोटेंशियल वो इस हिसाब से हुई, ऐसे ऐसे। और ये जो विड्थ है वो कितनी है? माइनस V0। ये x इक्वल्स टू 0 पोजिशन है और ये x इक्वल्स टू a पोजिशन है। ठीक है, अपन ऐसा मान रहे हैं कि ऐसे ये स्क्वायर वेल पोटेंशियल है। ठीक है, और इस पे इस हिसाब से ये ठीक है भाई। अब एनर्जी जो अपन ने इसके लिए ली है वो क्या ली है अपन ने? ये लिए है एनर्जी, यानी E ये है पार्टिकल की जो एनर्जी है वो E है और E इज ग्रेटर देन 0 है। और पोटेंशियल एनर्जी इधर क्या है? नेगेटिव है। इसमें जैसे अपन ने जितने भी केस पढ़े हैं वैसे ही दोस्तों इस स्क्वायर वेल पोटेंशियल में भी क्या होगा? फर्स्ट होगा, ये सेकंड रीजन होगा और ये अपना सेकंड रीजन में 0 से a तक है और ये अपना कौन सा रीजन होगा? थर्ड रीजन होगा। ठीक है, यहाँ भी वेव फंक्शन अपन डिफाइन करेंगे वो साई फर्स्ट होगा, यहाँ भी वेव फंक्शन जो अपन डिफाइन करेंगे वो साई सेकंड होगा और यहाँ जो वेव फंक्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा? साई थर्ड होगा। और पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी एनर्जी इज ग्रेटर देन 0 है। उसकी एनर्जी हर बार में, चाहे वो फर्स्ट रीजन हो, फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या है दोस्तों? 0 है। सेकंड रीजन में अपन देखें तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? -V0 है। पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी से है, -V0 है, यानी इस टाइम में भी E ज़्यादा है और थर्ड रीजन में भी E का मान पोटेंशियल एनर्जी से दोस्तों क्या है? ज़्यादा है। यदि अपन इसको, ये तो डायग्रामेटिकली अपन ने स्क्वायर वेल पोटेंशियल को कर दिया है रिप्रेजेंट, बाकी अपन मैथमेटिकल रूप में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखो कैसे? Vx इक्वल्स टू, सबसे पहले Vx की वैल्यू क्या है? 0। जब 0 कब? जब x की वैल्यू क्या हो? लेस देन 0 हो, यानी बाई साइड। और इसे अपन ने क्या कहा है? फर्स्ट क्षेत्र या फर्स्ट रीजन। दूसरा v की वैल्यू क्या हो? -V0 हो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन तो है 0, 0 से तो x की वैल्यू बड़ी है और a से x की वैल्यू छोटी है। इसे अपन ने क्या कहा है दोस्तों? सेकंड क्षेत्र। इसे क्या कहा है? सेकंड क्षेत्र। और तीसरी जो वैल्यू है वो क्या है? 0, जब x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन a। ये कौन सा क्षेत्र है? तीसरा क्षेत्र है। यानी ये जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल है जिसमें अपन ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है, डायग्रामेटिकली तो ये, इसको अपन कहेंगे स्क्वायर वेल पोटेंशियल। क्या कहेंगे? स्क्वायर वेल पोटेंशियल। और ये इसका मैथमेटिकल रूप है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अपन को श्रोडिंगर इक्वेशन को डिफाइन करना है। इसके लिए 3 रीजन है, 3 रीजनों में अलग अलग श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। फिर आप ध्यान से देखोगे कि E का मान है वो तीनों रीजन के लिए क्या है? पोटेंशियल से ज्यादा है। इसका मतलब इस तीनों रीजन में ही जो इसका सॉल्यूशन होगा किसका? श्रोडिंगर इक्वेशन का, वो कैसा होगा? ऑसिलेटरी टाइप का होगा। कैसा होगा दोस्तों? ऑसिलेटरी टाइप का होगा। तो पहले अपन तीनों रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, फिर उनका सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे और ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा काम अपन ने विभव पोटेंशियल स्टेप में भी किया है, सेम टू सेम वही काम करना है।
रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में भी अपन ने सेम टू सेम काम किया है, और दोस्तों स्क्वायर वेल पोटेंशियल में भी अपन सेम टू सेम काम ही कर रहे हैं, लेकिन इनके जो रिजल्ट है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। देखिए कैसे कि फर्स्ट रीजन अपन जानते हैं, वी नो दैट श्रोडिंजर इक्वेशन क्या है भाई, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई, भाई अब तो सिंपली लिख रहे हैं, अब तो d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस vx साई x और इक्वल्स टू e साई x। ये श्रोडिंजर इक्वेशन अपन ने लिख दी, जनरल श्रोडिंजर इक्वेशन, यानी h साई बराबर e साई अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब अपन ने इसको फर्स्ट रीजन के लिए लिखना है, श्रोडिंजर इक्वेशन फर्स्ट क्षेत्र के लिए। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट क्षेत्र के लिए अपन बात कर रहे हैं, सीधा ही मैं लिख रहा हूं इसको, तो d2 साई फर्स्ट अपॉन dx स्क्वायर प्लस, भाई v तो 0 है तो ये क्या हो गया, प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई फर्स्ट बराबर 0, इतना ही आएगा। ठीक है, सेकंड क्षेत्र के लिए अपन लिखना चाहें, सेकंड क्षेत्र, तो यहाँ सेकंड क्षेत्र उसमें है आएगा, तो अपन क्या करेंगे भाई, d2 साई सेकंड अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m। ध्यान से देखिए, अब सेकंड क्षेत्र के लिए माइनस v0 है, तो यहाँ ये माइनस आएगा v0, ये माइनस माइनस कॉमन लेंगे, इधर जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो अपने पास में जो क्वांटिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, e प्लस v0 बटे एच क्रॉस स्क्वायर और साई सेकेंड बराबर 0। और थर्ड रीजन में क्या आ जाएगा दोस्तों, थर्ड क्षेत्र की अपन बात करें तो थर्ड क्षेत्र क्या आ जाएगा, d2 साई थर्ड अपॉन dx स्क्वायर प्लस वही 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और इंटू साई थर्ड और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तीनों रीजन के लिए मैंने क्या लिख दी, तीन श्रोडिंजर इक्वेशन लिख दी। यहाँ अपन इसको क्या मानेंगे दोस्तों, के स्क्वायर मानेंगे, तो के इक्वल्स टू मैं मान लेता हूँ, के इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, अंडर 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ जो ये वैल्यू है ये अलग है इससे, भाई ये दोनों वैल्यू तो सेम है दोस्तों, देखिए ध्यान से, 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, यहाँ भी 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है इनसे अलग, इसको मैंने के स्क्वायर माना है। यहाँ अपन क्या करेंगे, d2 साई फर्स्ट अपॉन dx स्क्वायर, जैसे इसको हम लिखेंगे d2 साई फर्स्ट अपॉन dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और इंटू साई फर्स्ट इक्वल्स टू 0। एक स्टेप मैंने कम कर दी, तो k बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ऐसे ही इसको अपन क्या मान लेते हैं दोस्तों, k1, और ये क्या हो गया 2me प्लस v0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये हो गया k और ये क्या हो गया, k1 हो गया। ठीक है, अब इसका अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि तीनों ही केसेस में, फर्स्ट में देख लो, चाहे सेकंड में देख लो, चाहे थर्ड केस में देख लो, E का मान पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है, यानी ये केस क्या हो गया दोस्तों, E इज ग्रेटर देन V0। अपन यहां से ये बोल सकते हैं, लेट ए पार्टिकल, यहां से अपन क्या बोल सकते हैं इसके लिए, स्टार्टिंग की लाइन क्या हो सकती है, लेट ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी E is greater than 0, E is greater than 0, move from, यानी ये पार्टिकल है और ये इधर से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसकी एनर्जी क्या है, 0 से ज्यादा है। लेट ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी E is greater than 0, move from left side from स्क्वायर वेल पोटेंशियल। किससे मूव कर रहा है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल से ये मूव कर रहा है पार्टिकल, जिसकी एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। समझ में आ गई, इतनी बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। अपन ने पोटेंशियल स्टेप में किया है दोस्तों, पोटेंशियल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में भी अपन ने ये बात कही है, और किस में, अब अपन स्क्वायर वेल पोटेंशियल में भी ये बात अपन बोल रहे हैं। अब इसका ये जो इक्वेशन अपने पास में आ गई, इनका सॉल्यूशन अपन को लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो अपन लिख सकते हैं कि ये जो समीकरण आ गई अपने पास में, इनका सॉल्यूशन, therefore the solution of above Schrodinger equation for रीजन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों रीजन के लिए क्या आ जाएगी, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो साई फर्स्ट देखिए क्या होगा, अपन जो कोफिशिएंट है उनको अपन मान लेंगे A B C।
ठीक है, तो पहला क्या हो गया भाई, ए ऑसिलेटरी टाइप का आइटा के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आइटा के एक्स। दोस्तों इसमें ये जो वेव है वो इंसिडेंट वेव है और ये जो वेव है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है। इसको इक्वेशन नंबर मैं दे देता हूं 1। जो सॉल्यूशन लिखा है उसको इक्वेशन नंबर दे दिया अपन ने 1। साई सेकंड रीजन के लिए अपन लिखें तो साई सेकंड इक्वल्स टू एक्स बराबर इसके को जो कोफिशिएंट है वो एफ जी मान लेते हैं, एफ ई टू द पावर आइटा k1 इंटू एक्स, क्योंकि k1 की वैल्यू क्या है, अलग है दोस्तों, इसलिए यहां पर अपन को कोफिशिएंट है वो क्या लेना पड़ेगा, k1 लेना पड़ेगा, प्लस g ई टू द पावर माइनस आइटा k1 इंटू एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2। और जो थर्ड रीजन है जिसके लिए अपन सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, साई थर्ड इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा अपन ने, सी ई टू द पावर आइटा के एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस आइटा के एक्स, ये अपन ने लिख दिया। लेकिन थर्ड रीजन के लिए ध्यान दो कि जैसे ही पार्टिकल इधर से ऐसे मूव करके आएगा, इस हिसाब से मूव करके आएगा, ऐसे मूव करके आएगा, ऐसे मूव करके आएगा, तो थर्ड रीजन में जैसे ही पार्टिकल जाएगा तो देयर इज नो रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब यहाँ रिफ्लेक्शन के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। इसका मतलब इसका जो सेकंड पार्ट है, रिफ्लेक्टेड जो वेव है वो क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो अपने पास में साई थर्ड की जो वैल्यू आ जाएगी, सॉल्यूशन आ जाएगा, वो आ जाएगा सी ई टू द पावर आइटा के इंटू एक्स। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। इनको मैंने समीकरण नहीं दिया है क्योंकि ये अलग फर्स्ट क्षेत्र, सेकंड क्षेत्र एंड थर्ड क्षेत्र के लिए डिफाइन है। इस हिसाब से अपना क्या सॉल्यूशन हो गया, एक तो ये हो गया, एक दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया और तीसरा सॉल्यूशन दोस्तों क्या हो गया। इस हिसाब से अपन ने श्रोडिंगर इक्वेशन के क्या लिख दिए, 3 सॉल्यूशन अपन ने लिख दिए हैं। समझ में आ गई बात। स्क्वायर वेल पोटेंशियल तीनों रीजन अपन ने बना दिए। तीनों रीजन के लिए अपन ने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये बता दिया, श्रोडिंगर इक्वेशन अपन कैसे लिख रहे हैं ये बता दिया, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है ये मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं कि भाई जब अपन ने सॉल्यूशन लिख दिया है तो इसके लिए बाउंड्री कंडीशन में दो ही चीजें हैं, एक x बराबर 0 है और दूसरा x बराबर क्या है, a है। ठीक है, तो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे। एक चीज को ढंग से पढ़ लोगे ना तो चीजें आसान है, हार्ड नहीं है। देखो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन को आप लोग अप्लाई कर रहे हो। तो बाउंड्री कंडीशन जब अपन अप्लाई कर रहे हैं तो सीधी सी बात यह है कि भाई कहाँ, तो एक तो x बराबर 0, तो मैं दोनों बाउंड्री कंडीशन आपको लिख देता हूं। ठीक है भाई, बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई फर्स्ट बराबर क्या होगा, साई सेकंड। ठीक है, और साई फर्स्ट डेस इंटीग्रेशन और साई सेकंड डेस, ये दोनों कहां पर, एट x बराबर 0 पर, ये दोनों बाउंड्री कंडीशन लगेंगी। और इनके लगने से क्या होगा भाई, जैसे फर्स्ट लगी तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, f प्लस जी, ये इक्वेशन आ जाएगी एक। ठीक है भाई, इसको अपन 3 नंबर बोल सकते हैं, नहीं सॉरी 4 नंबर, समीकरण नंबर 4 बोल सकते हैं। दूसरा इसका अवकलन करेंगे अपन, x बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, k a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा भाई, k1 f माइनस जी। ये समीकरण नंबर आपके पास में 5 आ गए। दूसरी जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है दोस्तों, सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि साई सेकंड बराबर साई थर्ड। ठीक है, और साई सेकंड डेस बराबर साई थर्ड डेस। ठीक है, ये हो गया। और ये कहां पर, एट x बराबर a, यानी ये भी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे, ये बाउंड्री कंडीशन भी अप्लाई करोगे, तो अपन को क्या कैलकुलेट करना है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो मैं ये बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, अपन को इतना लंबे से मतलब नहीं है, अपन को केवल और केवल क्या चाहिए, अपन को तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट चाहिए। तो T ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, देखो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या हो गया, T, और T इक्वल्स टू अपन पढ़ते आ रहे हैं J ट्रांसमिटेड बटे J इंसिडेंट। अब देखो J ट्रांसमिटेड
इंसिडेंट तो क्या है, ये ए है, और ट्रांसमिटेड क्या है दोस्तों, सी है, और दोनों का के बराबर है, तो क्या हो गया, सी का मॉडुलस स्क्वायर अपॉन ए का मॉडुलस स्क्वायर, सी का मॉडुलस स्क्वायर अपॉन ए का मॉडुलस स्क्वायर। और ये अपन को याद रखना है, ये मैं लिख दे रहा हूं, टी इक्वल्स टू आएगा 1 प्लस वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर K1 इंटू ए बटे 4E और E प्लस वी जीरो, और की घात क्या आ जाएगी, -1। ट्रांसमिशन जो कोफिशिएंट है 1 प्लस वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर K1 इंटू ए, और क्या आ जाएगी 4E E प्लस वी जीरो। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगा आपके पास में 6। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और R अपन को रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देखिए R इक्वल्स टू क्या है भाई, रिफ्लेक्शन, तो J रिफ्लेक्टेड अपॉन J इंसिडेंट। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट क्या है, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी अपन को याद रखनी है। R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, R इक्वल्स टू 1 प्लस 4E E प्लस वी जीरो, 4E E प्लस वी जीरो बटे वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर K1 इंटू ए, और की घात कितनी आ जाएगी, -1। ये समीकरण नंबर 7। बस इसमें और इसमें ये अंतर है कि इसमें ये वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर K1 इंटू ए ऊपर है, 4E E प्लस वी जीरो नीचे है, और इसमें जस्ट इसका ऊपर अपन ने रेसिप्रोकल करके अपन ने लिख दिया है। ठीक है, ये एक को याद करेंगे तो दूसरा आसानी से दोस्तों याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 वी कैन प्रूव दैट, अपन कर सकते हैं, क्या प्रूव कर सकते हैं कि R प्लस टी बराबर क्या होगा, 1 होगा। यदि एक वैल्यू आपको पता है R, यदि वैल्यू अपन को पता है नॉन है, तो T इक्वल्स टू अपन कैसे निकालते हैं दोस्तों, 1 माइनस R से अपन निकालते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपकी CBH की बुक में ऐसा कि T आपको कैलकुलेट करने हैं और अगले ने R पूछा है, तो अपन को ये रिलेशन याद है कि R प्लस टी बराबर 1 या R इक्वल्स टू नॉन, यदि पता है तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस R। डायरेक्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि R और T में क्या रिलेशन हो सकता है, तो R T इक्वल्स टू 1 माइनस R प्लस टी तो सारे लोग जानते हैं, तो लेकिन T इक्वल्स टू 1 माइनस R अपन ध्यान ही नहीं देते, तो T इक्वल्स टू 1 माइनस R भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, या R इक्वल्स टू 1 माइनस T ऑप्शन में आपको मिल सकता है। तो ये इक्वेशन 6 आ गया, ये इक्वेशन 7 आ गया। दोनों इक्वेशन की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, R प्लस टी बराबर क्या लिख सकते हैं, अपन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए क्या है बात इंपॉर्टेंट जो अब होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो अपने काम की भी है। ठीक है, क्या बात है, देखो जनरली सामान्यतया T हैव वैल्यू, जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है T हैव वैल्यू लेस देन 1, कि T का जो मान है वो 1 से कम ही होता है जनरली, सामान्यतया। क्यों कम होता है, दैट इज E इज ग्रेटर देन 0, E इज ग्रेटर देन 0 एंड V इक्वल्स टू माइनस वी जीरो, देन काइनेटिक एनर्जी, अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल्स टू ये टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आएगी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस ये और माइनस पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या है दोस्तों, माइनस वी जीरो, तो ये कितनी हो जाएगी, E प्लस वी जीरो। यानी यहां पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, विल पॉजिटिव, बट लेकिन समस्या क्या है, बट देयर इज ए चांस, बट
देयर इज ए चांस ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई दीवार से क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है। देयर इज ए चांस ऑफ रिफ्लेक्शन, देयरफॉर वी गेट T इज लेस देन 1। कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, धनात्मक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि सम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन इज अवेलेबल एट द बाउंड्रीज ऑफ द स्क्वायर वेल पोटेंशियल। कुछ न कुछ उसकी एफिशिएंसी, कुछ न कुछ उसकी प्रोबेबिलिटी है, इसलिए T का मान क्या होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, 1 से कम होगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए नेक्स्ट अपन क्या बात करते हैं, इफ अपन बात कर रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूले अपने पास में पता है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो अपन मान लेते हैं इफ साइन k1 इंटू ए बराबर या तो प्लस हो या माइनस हो, या तो +1 मैक्सिमम और -1 क्या हो सकता है, न्यूनतम। तो साइन k1 इंटू ए इक्वल्स टू +-1 होगा, तो साइन कब 90 डिग्री होगा तभी ये +1 हो सकता है, या -90 डिग्री हो तब ये -1 हो सकता है। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री को अपन 90 डिग्री है, फिर 270 डिग्री है एंड सो ऑन, इस हिसाब से चल लें। तो यहाँ से यदि ये 1 है तो साइन k1 इंटू ए 1 कब होगा, जब साइन 2n+1 और ये क्या होगा π/2, ये स्थिति होगी। तो यहाँ से k1 इक्वल्स टू ए, k1 इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा 2n+1 π/2। यहाँ मतलब इस वैल्यूज़ के लिए साइन या तो +1 होगा या साइन की वैल्यू -1 होगी। k1 इंटू ए बराबर 2n+1 और क्या हो गया दोस्तों π/2। k1 इंटू ए बराबर क्या हो गया 2n+1 और इंटू π/2 हो गया। ठीक है, इन दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन आ गई, ये जोरदार सिचुएशन आ गई। इन दिस सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस स्थिति में क्या होगा, आर की वैल्यू, अब देखो आर की वैल्यू तो क्या हो जाएगी भाई ये कम से कम 1 होना है, तो आर की वैल्यू तो क्या हो जाएगी मैक्सिमम। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्वल्स टू आर मैक्सिमम, जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है वो तो हो जाएगा अधिकतम, और टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों टी मिनिमम, क्योंकि ये अधिकतम होगा तो ये इसको मिनिमम होना ही पड़ेगा। टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी मिनिमम। तो अब आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना हो जाएगी, ये तो 1 हो गया भाई, तो आर मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना हो जाएगी 1 + 4e और क्या हो जाएगा e + v0 अपॉन v0², और घात कितनी आ जाएगी -1 v0², यानी आर मैक्सिमम इक्वल्स टू 1 + 4e e + v0 बटे v0² और घात कितनी आ जाएगी -1। और ऐसे ही टी मिनिमम इक्वल्स टू 1 + आ गया v0² अपॉन 4e और e + v0 और की घात कितनी आ जाएगी -1। यानी ये आर मैक्सिमम और ये आर मिनिमम, ये भी अपन को एग्जाम में अगला पूछ सकता है। और इसके लिए k1 इंटू ए, k1 की वैल्यू आप जानते हो 2m e + v0 अपॉन h² की अंडर दी रूट पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस कंडीशन के लिए क्या होता है, आर की मान मैक्सिमम हो सकती है और आर का मान क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। ये तो होगी एक कंडीशन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या हो सकती है कि भाई इसकी जो वैल्यूज हैं दोस्तों वो 0 भी तो हो सकती हैं, साइन की वैल्यू +-1 के अलावा भी तो वैल्यू 0 भी तो हो सकती है। तो देखिए दूसरी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ साइन k1 इंटू ए बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देन अपन ने पीछे वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ी है k1 इंटू ए बराबर क्या हो गया दोस्तों n इंटू पाई। ठीक है, इन दिस सिचुएशन इसमें क्या हो जाएगा आर मिनिमम तो बराबर क्या हो जाएगा 0 और टी मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहां से देखिए, इससे अपन बात करें तो k1
इंटू ए बराबर एन पाई, इसका स्क्वायर करें अपन तो k1 स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये बात थी। k1 की वैल्यू रखें तो क्या है भाई 2m स्क्वायर है, ई प्लस वी जीरो अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये k1 हो गया, और ए स्क्वायर इसके बगल में आ जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ से देखिए 2m ई प्लस वी जीरो इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और एच क्रॉस स्क्वायर इंप्लाइज दैट ई प्लस वी जीरो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन E1 नाम दे सकते हैं। E1 इक्वल्स टू क्या हो गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। आप याद करोगे तो ये 1D बॉक्स की क्या हो गई एनर्जी आइगन वैल्यूज अपने पास में आ गई। ठीक है, देख लो चाहे E प्लस वी जीरो, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ कि जब पार्टिकल है, भाई अपन क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स में ही डी ब्रोगली साहब ने ये कहा था कि पार्टिकल तो होते ही हैं और वो वेव की तरह भी क्या करते हैं बिहेव करते हैं, ये बात तो डी ब्रोगली साहब ने कहा। तो अब लेमडा इक्वल्स टू अपन जानते हैं एच अपॉन पी, लेमडा इक्वल्स टू क्या जानते हैं एच अपॉन पी, और एच अपॉन पी का मतलब क्या है 2 पाई अपॉन के, के मतलब क्या है k1, k1 की वैल्यू अपने पास में कितनी आई भाई k1 इक्वल्स टू यहाँ से निकाल लें तो k1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा n पाई अपॉन ए, तो यहाँ से 2 पाई बट्टे n पाई और इनटू क्या हो जाएगा a। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2a अपॉन n, लेमडा बराबर इंप्लाइज दैट a बराबर यानी विड्थ बराबर अपन लिखें तो विड्थ क्या होगी a इक्वल्स टू n अपॉन 2 और इंटू लेमडा, ये होगी अपने पास में विड्थ होगी। ठीक है, अब जैसे अपन बात करें तो इस विड्थ के लिए जैसे n की वैल्यू 0 हो, n की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, 1 हो तो 1 अपॉन 2 का पूर्ण गुणज हो जाएगा ये, फिर 2 हो तो लेमडा, फिर 3 हो तो 3 लेमडा अपॉन 2, 4 हो तो 4 लेमडा अपॉन 2। अपने पोटेंशियल बैरियर में ये डिस्कशन किया है। तो इसके लिए जब भी अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे दोस्तों, देखिए ये अपने पास में आ गई, ये क्या है विड्थ n अपॉन 2 और दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो उसके लिए ऑपोसिट अपन ने डिफाइन किया था कि ये ट्रांसपेरेंट की तरह बिहेव करेगा। यहां से एक इफेक्ट जो आएगा वो इंपॉर्टेंट है इफेक्ट, रामसौर टाउनसेंड इफेक्ट। क्या नाम है दोस्तों, रामसौर टाउनसेंड इफेक्ट, और उसको सबसे पहले इनर्ट गैसों के लिए, नियॉन ऑर्गेनिक गैसों के लिए किया गया था। तो यहां से जैसे अपन किस में, इसमें टी में और E अपॉन वी जीरो में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, और T तो जो अपनी सेकंड कंडीशन है ये अपना मैक्सिमम हो गया 1.0 वैल्यू होगी, तो अपने पास में जो ग्राफ आएगा वो इस हिसाब से आएगा। ठीक, ऐसे आ गया, फिर यहाँ से पार्टिकल की नेचर इस हिसाब से ग्राफ मुड़ेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे एंड सो ऑन। तो जब ऊपर मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ तो क्या हो रहा है संपोषी व्यतिकरण, और यहाँ मिनिमम पे क्या हो रहा है विनाशी व्यतिकरण। क्या हो रहा है विनाशी व्यतिकरण, यानी ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट हैं, उन पॉइंट को क्या आती है रेजोनेंस कंडीशन। क्या आ रही है, इन्हें अपन क्या कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। और उसके लिए k1a इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, k1a बराबर n पाई, k1a का मान क्या है n पाई के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और ये टी में और E अपॉन वी जीरो में ये ग्राफ है, ग्राफ बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा, ऊपर ही ऊपर आ रहा है, तो इसको अपन क्या कहते हैं रेजोनेंस, अनुनादी प्रकीर्णन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसके लिए टी की वैल्यू कितनी है 1 है। अब देखिए इस ग्राफ के अपन पॉइंट डिफाइन करें, ध्यान देखना, टी हैव मैक्सिमम वैल्यू, टी यानी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, टी हैव मैक्सिमम वैल्यू कितनी, t बराबर 1, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। फॉर स्पेशियल वैल्यू ऑफ E अपॉन वी जीरो, कि t का मान E अपॉन वी जीरो के कुछ विशेष मानों के लिए, जैसे ये मान है, ये मान है, ये मान है, ये मान है, कि t हैव मैक्सिमम वैल्यू t बराबर 1
फॉर स्पेशल वैल्यू ऑफ ई अपॉन वी जीरो, कि ई अपॉन वी जीरो की कुछ स्पेशल वैल्यूज के लिए टी का मान क्या है दोस्तों 1 है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, फॉर अदर वैल्यू ऑफ ई अपॉन वी जीरो, कि इनके अलावा टी बराबर 1 के लिए तो मान 1 हो गया ई अपॉन वी जीरो के लिए, लेकिन इनके अलावा जो वैल्यू है, तो फॉर अदर वैल्यू ऑफ ई अपॉन वी जीरो टी हैव स्मॉल वैल्यू, कि इनके अलावा टी के पास में कम वैल्यू है, जैसे ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, ये आ गई, ये आ गई, सारी वैल्यूज कुछ न कुछ वैल्यू। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्या है, वी गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी एट k1a बराबर n पाई, कि इस कंडीशन के लिए अपन टी की वैल्यू मैक्सिमम अपन आ रही है, k1a इंटू क्या हो गया, k1a इक्वल्स टू n पाई। ठीक है, सोज रेजोनेंस कंडीशन, कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस कंडीशन के लिए है, और ये कंडीशन है वो रेजोनेंस इफेक्ट को शो कर रही है, अनुनाद हो रहा है, तभी तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू हो रही। जब अपन ने स्क्वायर वेव पोटेंशियल लिया था, तो देखो डायग्राम में थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, कि ये ऐसे अपन ने ऐसे लिया था, ये x इक्वल्स टू 0 था, और ये x इक्वल्स टू a था, और ये माइनस v0 था। तो यहाँ पर दो बाउंड्री हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो देखो अब इस बाउंड्री के लिए एट x बराबर 0 एंड एट x बराबर a, दोनों बाउंड्रीज हैं। रिफ्लेक्टेड वेव, यानी इन दोनों वेव से रिफ्लेक्टेड वेव सोज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण। क्या शो कर रही है दोस्तों, विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण कर रही है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण, देन एम्पलीट्यूड becomes 0 and all the wave transmitted, कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है उनका तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0, और सारी की सारी वेव हो ट्रांसमिटेड हो जाएगी, और टी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कि जितनी वेव इंसिडेंट हो रही हैं स्क्वायर वेव पोटेंशियल पे वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ट्रांसमिटेड हो जाएंगी। और इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, इन दिस कंडीशन या इन दिस सिचुएशन all the incident wave resonant transmitted, क्या होंगी, रेजोनेंट ट्रांसमिटेड हो जाएंगी। दिस फिनोमिना is known as Ramshaw-Townsend इफेक्ट। इस फिनोमिना को अपन क्या मानते हैं, रामशोर-टाउनसेंड इफेक्ट। क्या कहेंगे, रामशोर-टाउनसेंड इफेक्ट, इसको अपन बोलेंगे। ठीक है, कहाँ काम में आता है, तो एक लाइन और, दिस फिनोमिना इज यूज्ड, यानी कौन सा फिनोमिना, रेजोनेंट ट्रांसमिशन, फॉर नियॉन
एंड ऑर्गन एटम या गैसेस, एटम, या अपन इनको एक साथ लिख सकते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस को ट्रांसमिट करने के लिए जो फिनोमिना है वो काम का है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना स्क्वायर वेव पोटेंशियल है। स्क्वायर वेव पोटेंशियल कहाँ काम में आता है? अनुनादी स्कैटरिंग इसकी होती है। कंडीशन क्या है? रेजोनेंस है कि भाई इनके लिए तो ये पीक हो जाएगी मैक्सिमम, और उसके बाद में क्या हो जाएगी? ये मिनिमम आ रही है। देखो यहाँ हर वैल्यू पॉसिबल है, हर वैल्यू, जैसे ये वैल्यू पॉसिबल है, ये भी, और यहाँ मिनिमम होगी, फिर वापस इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज एंड सो ऑन। इस हिसाब से ये चल रही है। तो ये सबसे पहले जो इफेक्ट देखा था वो किसने देखा था? रामसो टाउनसेंड इफेक्टर। इसने देखा था कि जितनी भी वेव किसी स्क्वायर वेव पोटेंशियल पे इंसिडेंट हो रही हैं वो सारी की सारी क्या हो रही हैं दोस्तों? ट्रांसमिटेड हो रही हैं। क्या हो रही हैं? ट्रांसमिटेड चल रही हैं, कि जो भी वेव्स इस पे इंसिडेंट हो रही हैं वो सारी की सारी ट्रांसमिट हो रही हैं, एक भी वेव हो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। इस हिसाब से ये अपना क्या है दोस्तों? स्क्वायर वेव पोटेंशियल है। अब अपन थोड़ी चर्चा करते हैं कि अपना जो ये चैप्टर है, अपन CBH BSc के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपना ये चैप्टर है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं अपनी CBH की। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको भी करने हैं, लगाने हैं क्वेश्चन। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। रामसो टाउनसेंड इफेक्ट का नाम आप याद रखोगे, किसके लिए है भाई? इनर्ट गैस के लिए है। और ये किसके लिए है? कि भाई रेजोनेंट ट्रांसमीटर्स के लिए। रेजोनेंट ट्रांसमीटर्स का मतलब कंडीशन क्या है? K1A बराबर n पाई की कंडीशन है। K1 की वैल्यू आपको पता ही है। और यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ इस हिसाब से स्क्वायर वेव पोटेंशियल बिहेव कर रहा है कि x बराबर 0 तथा x बराबर a पर तो क्या हो रही है? रिफ्लेक्टेड जो वेव है उनमें कैसा हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, जिसके कारण उनका एम्पलीट्यूड है वो इक्वल्स टू 0। और बाकी के लिए क्या हो रहा है? ट्रांसमीटर्स की तरह वो क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। अब अपने देखो कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको अपन कर रहे हैं CBH की बात। देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊंची विभव रोधिका जिसकी चौड़ाई 0.1 mm है, 0.1 mm है, पर 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मान का एक इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित होता है। पुंज आपतित होता है। रोधिका से इलेक्ट्रॉन पारगमन, रोधिका से इलेक्ट्रॉन पुंज या इलेक्ट्रॉन पुंज पारगमन होने की प्रायिकता की गणना करो। प्रायिकता की अपन को गणना करनी। ठीक है, तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि अपन ने एक फॉर्मूला इसके लिए याद किया था, मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन। पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे T। तो फॉर्मूला क्या था? 4√E, ठीक है, और V0 - E और बटे √E
प्लस V0 माइनस ई का होल स्क्वायर। सीधी सी बात यही है। आपको क्या क्या चीज़ दे रखी है, गिवन। आपको 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊंची विभव रोधिका, V0 का मान कितना दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, इसका मतलब V0 है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी है, पोटेंशियल तो होता तो वोल्ट होता, ये एनर्जी है, ध्यान रखना इस बात को। मान लो 100 वोल्ट हो जाए तो इसमें अपन ई का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह यदि 100 वोल्ट हो तो अपन ई का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसकी हो जाएगी। ठीक है, ई बराबर कितना दे रखा अपन को, ई बराबर दोस्तों दे रखा है 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ए चौड़ाई दे रखी है ए 0.1 mm। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, लेकिन अपन को तो टी कैलकुलेट करना है, तो देखो टी बराबर 4 इंटू 64 अंडर द रूट 100 माइनस 64 बटे रूट ई यानी 64 प्लस 100 माइनस 64, यानी अपन को ए की आवश्यकता ही नहीं है भाई। फॉर्मूला ये रहा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन को करने। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, टी बराबर 4 इंटू क्या भाई 64, तो 8 घंटा 64 गुणा 8 गुणा 100 में से 64 गए तो 36, 100 में से 64 गए तो कितने हो गए भाई 6 और ये 7, कितने हो गए 36 हो गए, 36 बटे कितने हो गए 8 प्लस 36 रूट, बहुत सिंपल हो गया। और नीचे वाले का स्क्वायर है, नीचे वाले का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। ये जो अपने पास में एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जूल में अपन करेंगे, जूल में इसको करेंगे तो जूल में आ जाएगी, तो ऊपर भी 1.6 गुणा 10⁻⁻, गुणित का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। तो जूल में यहाँ कर देता हूँ मैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और बटे गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल में आ जाएगी। ठीक है, यानी ये इससे कट जाएगा, सीधी सी बात ये है। तो क्या हो गया 4 गुणा 8 गुणा 6 36 बटे 8 और 6 14, 8 प्लस 6 और का स्क्वायर, तो 4 गुणा 8 गुणा 6 बटे 14 गुणा 14। ठीक है, ध्यान से इसको देखें तो देखो 2 से काट लें अपन, तो 2 से काट लें तो ये तो 7 और ये 7। ठीक है भाई, और 4 से काट लिए तो ये एक बार तो क्या आ गया 2 आ गया और ये क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास में 4 दूनी 8, 8 6 48 और नीचे क्या हो गया दोस्तों 49। तो ये 1 से कम आना है, लगभग 1 के नज़दीक है और 1 से कम है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.98। क्या हो जाएगा 0.98। अब क्वेश्चन को देख के मान लो अपन डर जाएं तो बहुत, बाकी ये फॉर्मूला अपन ने याद किया है विभव रोधिका के लिए, और इसमें अगला साफ साफ बोल रहा है कि ई का मान ज़्यादा है या कम है। यहाँ पर V0 इज ग्रेटर देन ई वाली कंडीशन है, V0 इज ग्रेटर देन ई वाली कंडीशन है। तो ये फॉर्मूला अपन को पता है तो सिंपल सी अपन ने इसमें वैल्यू पुट की है। देखो कितनी सरल कैलकुलेशन है ये, 48 अपन 49 था, 49 बटे 49 होता तो 1 होता, और 48 हो गया तो 0.98 इसका आंसर आ गया है। ये अपन को याद रखना है। ठीक है, चौड़ाई इतनी, इस चौड़ाई का कोई काम नहीं है इसमें, लेकिन अपन ये मान सकते हैं कि रोधिका की जो चौड़ाई है वो अपेक्षाकृत, विभव रोधिका की जो चौड़ाई है वो अत्यंत क्या है छोटी है, इसलिए इसे अनंत माना जा सकता है ऊपर की तरफ, तथा रोधिका को विभव सीडी के समान माना जा सकता है, विभव सीडी के समान भी मान सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आप लोग कर लोगे, उनके आंसर आपको याद हो जाएंगे, और आंसर यदि याद हो जाएंगे तो वो सीधा सीधा टिक लगाना रहेगा। आंसर यदि याद हो जाते हैं आपके तो उसका सीधा सीधा आंसर टिक लगाना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है 2।
क्वेश्चन है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊंची 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊंची विभव रोधिका जिसकी चौड़ाई 5 एंगस्ट्रम है, पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला एक इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित होता है। इलेक्ट्रॉन पुंज के पारगमित होने की प्रायिकता की गणना करो। इलेक्ट्रॉन पुंज के पारगमित होने की प्रायिकता की गणना करो। ठीक है, पारगमित होने की गणना करो। आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, नहीं भी दिया हुआ है तो अपन को इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपन को दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 गुणा 10 की पावर -31 kg, और एच कट की वैल्यू अपन को दे रखी है दोस्तों 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ट्रांसमिशन, चूंकि यहाँ से देखो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये क्या है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सॉल्यूशन में सीधी सी बात क्या है, कौन सी कंडीशन हो गई कि V0 इज ग्रेटर देन E वाली कंडीशन हो गई। तो इसलिए पारगमन प्रायिकता का सूत्र आता है, पारगमन प्रायिकता का सूत्र कितना होगा, T बराबर, ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे हैं वो कैलकुलेशन को देख के डर जाते हैं। कैलकुलेशन बेट अपन को दोस्तों करनी ही पड़ेगी। V0 स्क्वायर और e⁻ कितना है -2 अल्फा ए। मैंने ये भी बताया था कि ट्रांसमिशन जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके समानुपाती होती है, e⁻² अल्फा ए, या 2k1 अपन ने माना है उसकी ये वैल्यू k1 जो अपन ने की है कैलकुलेशन, अल्फा का मतलब है k1 से, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं e⁻² इंटू ए। ए क्या है, विड्थ है, और k1 क्या है 2m V0 - E बटे h क्रॉस स्क्वायर अंडर दी रूट। ये इसकी वैल्यू है अपने पास में। अब अपन को जो वैल्यू अपन को दे रखी है, अल्फा यानी अल्फा की वैल्यू है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी भाई, वही जो मैंने लिखी है 2m/h क्रॉस स्क्वायर V0 - E, और की घात कितनी है भाई 1/2। ठीक है, E बराबर कितना दे रखा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और V0 बराबर कितना दे रखा है 20 eV 20। तो यहाँ से अल्फा ही मेन समस्या है, अल्फा को कैलकुलेट कर लो, सारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा को कैलकुलेट करें तो देखो 2 गुणा 9.1 गुणा 10 की पावर -31 गुणा, ठीक है 20 में से 10 गए तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10 की पावर -19 बट्टे h क्रॉस स्क्वायर यानी 10 की पावर -34 गुणा 10 की पावर -34, और की घात कितनी होगी 1/2। ठीक है, जैसे ही इसको सोल्व करोगे आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है 12√2 और गुणा कितना आएगा 10 की पावर 9। ठीक है, और बराबर 12√2 को अपन सोल्व करेंगे, √2 अपन जानते हैं 1.414, 17 गुणा कितना आ जाएगा 10 की पावर 9, कितना आ जाएगा 17 गुणा 10 की पावर 9 अपने पास में क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे, इसको छोड़ोगे नहीं, ऐसे कैलकुलेट करना जरूरी है। इसको गुणा भाग करोगे, घात तो सिंपल घट जाएंगी, फिर उसके घात लोगे तो घात का तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ये वाली कैलकुलेशन का कोई चक्कर है। तो यहाँ से टी अल्फा की वैल्यू आ गई, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, तो 16 ठीक है इंटू ई यानी 10 इंटू 10 भाई V0 - E भी कितना आएगा 10 ही आएगा। ठीक है, 10 दोनों 10 हैं तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 बटे क्या V0 स्क्वायर। V0 स्क्वायर का मतलब क्या है भाई 20 400, और गुणा वही दोनों आएंगी भाई, स्क्वायर हो गया तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, और e⁻²
-2 इंटू अल्फा, कितना भाई अल्फा 2 इंटू 17 गुणा 10 की पावर 9 और कितनी है चौड़ाई 5 एंगस्ट्रम, तो गुणा 5 गुणा 10 की पावर -10, 5 गुणा 10 की पावर -10। तो यहाँ से टी, ये दोनों घात कट गई, ये कट गया, ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 चौक 16 यानी 4 आ गया, 16 चौका 64, कितना हो गया, नहीं 4 आ गया, तो ये 4 ही बचा, और गुणा e⁻, कितना हो गया 17। देखो 5 दूनी 10, ये -10, ये कट गए सारे, तो e⁻ कितना हो गया 4 गुणा e⁻17। इम्प्लाइज दैट t बराबर 4/e⁻17। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। e⁻17, e का वैल्यू जानते हो 2.17 है, और इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, इक्वल्स टू t बराबर हो जाएगा 4 गुणा 4.14 गुणा 10 की पावर -8, और इसका आंसर आ जाएगा 1.66 गुणा 10 की पावर -7। क्या आ जाएगा 1.66 गुणा 10 की पावर -7, इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी क्या है, बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, ये कई बार यही पूछा हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। t बराबर कि 4 गुणा e⁻17, t बराबर 4/e⁻17, t बराबर 4 गुणा 4.14 गुणा 10 की पावर -8, 1.66 गुणा 10 की पावर -7। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, अनंत चौड़ाई तथा 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊंचाई की विभव रोधिका से इलेक्ट्रॉनों का एक पुंज